हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात आईक्यू में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 15 जून। तो वीडियो में साथ अंत तक बने रहिएगा। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और यदि आपके कोई डाउट्स हों तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेज नंबर पर न्यूज़ है, ये बात की जा रही है पीली धातु की, यानी कि गोल्ड, सोना। तो इसका जो ब्लैक मार्केट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और यहाँ बात की जा रही है एयरपोर्ट्स की, जो छोटे एयरपोर्ट्स हैं भारत के अंदर, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है इस प्रकार की तस्करी का। तो छोटे शहर के जो हवाई अड्डे हैं वो बन रहे हैं गोल्ड स्मगलिंग के बड़े रनवे। उसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट, इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहती है कि ये चीज़ें पकड़ में आ सकें। तो इसीलिए इनको निशाना बनाया जा रहा है, छोटे जो हवाई अड्डे हैं इसके तहत ये सारी की सारी स्मगलिंग की जा रही है। तो स्मगलिंग की क्यों जा रही है, इसका कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। तो इसका रीज़न है कि सोने पे जो आयात शुल्क है वो बढ़ा दिया गया है, 12.5% इसको कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं ये है 2019 की बात है, 12.5%। और बजट 21-22 में इसको 10.75% करने की बात की गई है इसमें। तो तकरीबन ये भी 11% के आसपास यहाँ पे ये इसकी इम्पोर्ट ड्यूटी है। तो कहीं ना कहीं इस इम्पोर्ट ड्यूटी को बचाने के लिए ये काफ़ी हो जाती है। यदि आप मेज़रमेंट करके देखेंगे कि यदि आप 1 kg गोल्ड की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कितना बड़ा फिगर ये निकल के आता है, 11%। तो इसको बचाने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए आप, दुबई के अंदर इसकी रेट भी बताई गई है। दुबई के अंदर जो सोने की रेट है यहाँ बताई गई है 22 कैरेट की। तो ये वहाँ पे बताई गई है 42,000, यानी कि 42,000 की। वहीं भारत के अंदर 22 कैरेट की जो रेट है वो है 47,000। तो आप समझ सकते हैं 22 कैरेट का मतलब है जो गोल्ड हम ज्वेलरी के रूप में लेना पसंद करते हैं वो होता है 22 कैरेट, और 24 कैरेट होता है प्योर गोल्ड। जो आप देखते हैं बिस्किट्स, आपने नाम सुना होगा, ये होता है प्योर गोल्ड 24 कैरेट, और 22 कैरेट जो सोने के जेवरात बनते हैं जिनसे। तो यहाँ 22 कैरेट की रेट आप देखिए 42,000 का रेट है 10 ग्राम का दुबई के अंदर, और भारत के अंदर है 47,400 रुपये। तो सीधा सीधा यहाँ पे 5,000 रुपीज़ का एक सेट मार्जिन हो रहा है 10 ग्राम पे। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसके चलते इस प्रकार की ये तस्करी की जा रही है। आप देख सकते हैं ये एयरपोर्ट्स का यहाँ पे सहारा लिया जा रहा है, प्लेन्स के थ्रू लाई जा रही हैं चीज़ें। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। देख सकते हैं लखनऊ के अंदर सोने के स्क्रू बनवा कर लाए गए। मतलब ये घटना हुई है वहाँ पे कि एक तस्कर सोने के 46 स्क्रू बनाकर लाया, कुछ ने पानी की बोतल के तले पाउडर में सोने की तस्करी की। इसके अलावा बताया गया है कि यहाँ पे गत 6 माह में 50 करोड़ रुपए का सोना पकड़ा गया है। तस्करी के लिए अजीब तरीके अपनाए जा रहे हैं, सोने पर पेंट करके लोहे का रूप दिया जा रहा है। तो इस प्रकार की ये चीज़ें की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं भारत में टैक्स को भी लेकर के नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है इन चीज़ों से, ये इस प्रकार की जो घटनाएं की जा रही हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको लेके पॉलिसी बनानी चाहिए कि किस प्रकार से यहाँ पे एक कर्व बैरियर लगाना चाहिए कि इसको कैसे रोका जाए, या फिर इम्पोर्ट ड्यूटी में कहीं ना कहीं कमी की जानी चाहिए, क्या प्रोविज़न हो सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं इस प्रकार की चीज़ें इकोनॉमी के लिए। तो ये है, यहाँ पे गोल्ड की बात की जा रही है कि किस प्रकार से तस्करी के लिए हवाई अड्डों का प्रयोग किया जा रहा है वर्तमान समय में। ये बात की जा रही है क्लैट परीक्षा की। तो क्लैट 2021 की परीक्षा 23 जुलाई को कंडक्ट की जाएगी। इसको बोलते हैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। आपने जैसे सुना होगा मैनेजमेंट के लिए IIM जो टॉप इंस्टीट्यूट माने जाते हैं, इंजीनियरिंग के लिए IIT माने जाते हैं, इसी प्रकार से यदि हम लॉ की बात करें तो क्लैट परीक्षा के थ्रू ही यहाँ पर जैसे सेट होता है, जैसे अब मैनेजमेंट के जाने के लिए सेट होता है, यहाँ पे ये इस प्रकार की परीक्षा होती हैं। तो क्लैट भी एक परीक्षा है जिसके तहत आप टॉप जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है, जहाँ पे कि आपको एक बेहतरीन एनवायरनमेंट, बेहतरीन आपकी एजुकेशन होती है लॉ फील्ड में। तो उसके लिए परीक्षा आयोजित की जाती है। तो ये क्लैट 2021 23 जुलाई को भी आयोजित की जाएगी। तो ये आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, जो भी इसके इसे रिलेवेंस रखते हैं या जो भी इसके इच्छुक हैं देने के। यहाँ बात की जा रही है राजस्थान में रिफाइनरी की। तो रिफाइनरी को झकझोर गई है दूसरी लहर, लागत और समय दोनों को झटका लगा है यहाँ पे। तो बाड़मेर पचपदरा में रिफाइनरी है ये। इसकी लागत ज़रूर आपको पता होनी चाहिए, कई बार पूछी गई एग्जाम के अंदर। 43,129 करोड़ की बात की जा रही है यहाँ पे लागत है इसकी। तो अभी महज 6 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं इसके ऊपर। 2022 का टारगेट है इसको पूरा करने का। तो देखते हैं किस प्रकार से, कितनी तेज़ी से और काम चलता है कि हम इस टारगेट को पूरा कर लें टाइमली। अब मुझे बताइए कि इस रिफाइनरी को लेके भारत सरकार, सॉरी जो गवर्नमेंट है और एक और इसमें प्लेयर है, उनके बीच कितना कितना रेशियो है, इसमें जो साझेदारी है वो कितनी है, वो मुझे परसेंटेज बताइए उनका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
कि राजस्थान सरकार और एक और पार्टी है इसमें, तो उन दोनों का कितना इसमें परसेंटेज है, कितना शेयर है इस रिफाइनरी प्रोजेक्ट के अंदर। या वर्क फ्रॉम होम की बात की जा रही है, तो वर्क फ्रॉम होम से घर में कर्फ्यू जैसा एहसास हुआ है लोगों को, ये बात की गई है। घर पर कार्य की अवधारणा भारतीय समाज के लिए नई है ये, क्योंकि इतना इतना ज़्यादा हम लोग यूज टू नहीं है इस प्रकार की कॉन्सेप्ट से। तो ये कोविड-19 के कारण देखा गया भारत के अंदर। यहाँ पे बताया गया है कि लोगों ने अपने आप को जैसे कर्फ्यू में लोग अपने आप को महसूस करते हैं, उसी प्रकार से लोगों ने कोविड-19 के कारण घरों में अपने आप को बंद महसूस किया है। आप समझ सकते हैं जिनके कि ऐसे जो बच्चे हैं जिनके कि पेरेंट्स दोनों ही जॉब करते हैं, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों ही उसमें बिजी रहते हैं वर्क फ्रॉम होम में, कोई उसमें टाइमिंग सेट नहीं की गई है भारत के अंदर। तो ये यहाँ पे बच्चों को अपना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो एक प्रकार की यहाँ इसमें बात की गई है मेंटल इलनेस की भी बात की गई है, बच्चों के अंदर तनाव देखा गया है। प्लस ये जो पेरेंट्स है यहाँ इनको भी कोई मतलब जो एनवायरनमेंट है घर में रहने के बाद, ये भी कुछ इस प्रकार का मानसिक तनाव यहाँ पे इनके पास भी देखा गया है। तो एक इसमें बात की गई है मेंटल इम्यूनिटी की, जैसे कि आपने हेल्थ इम्यूनिटी की बात सुनी होगी कोविड-19 से लड़ने के लिए, इसी प्रकार से ये जो मनोवैज्ञानिक चीज़ें हो रही हैं उनसे लड़ने के लिए मेंटल इम्यूनिटी है उसको भी हमको विकसित करना होगा। ये चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। यहाँ पे बताया गया कोरोना में मास्क से तो हम अपने चेहरे को ढक रहे हैं, इसके अलावा बात कर रहे हैं कि घर से काम करने के कारण घर के अंदर की जो स्थिति सबसे छुपी थी, मतलब घर के अंदर क्या होता है हर किसी को नहीं पता होता, केवल घर के मेंबर को ही पता होता है। परंतु ये जो वर्क फ्रॉम होम का जो कंसेप्ट है, जो कल्चर है, इसके कारण क्या हो रहा है कि कैमरे के दूसरी ओर बैठे सह कर्मचारियों को दिख जाती है घर की भी एक्टिविटी, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है। तो ये इस प्रकार के प्रभाव डाले हैं वर्क फ्रॉम होम कल्चर के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है इसमें कि किस प्रकार से इसे अच्छे से रेगुलेट किया जाए, ताकि ये जो मानसिक तनाव है, ये जो बदलाव देखा जा रहा है बिहेवियर में, उसको कहीं ना कहीं टैकल किया जा सके, मैनेज किया जा सके अच्छे वे में। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे की जा रही हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है मेंटल इम्यूनिटी, तो आप ज़रूर याद रखिएगा इस वर्ड को, काम आ सकता है कहीं भी लिखने के लिए। ये बात की जा रही है कानपुर की, तो कानपुर का चमड़ा कारोबार बांग्लादेश की ओर, ये बात की जा रही है। कानपुर फेमस है चमड़ा कारोबार के लिए, तो यहाँ पे तालाबंदी ने एक तो उनकी कमर तोड़ दी है, इसके अलावा बता रहे हैं एसटीपी चार्ज ने और बढ़ा दिया है इनका बोझ। तो इस प्रकार से जो इनको कॉस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है इस सेक्टर के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए। तो बता रहे हैं कि बांग्लादेश की ओर इनके जो कदम है वो जाने के लिए अभी मतलब तैयार हैं, कि बांग्लादेश के अंदर रुख करने के लिए तैयार हैं। तो कानपुर के लिए एक बड़ा धक्का लग सकता है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है चमड़ा इंडस्ट्री। तो इसको लेकर के ये बात की गई यहाँ पे। सालाना टर्नओवर भी बताया गया है यहाँ पे किस प्रकार से गिरावट उसमें आ रही है कि 2000 से 1200 करोड़ पे आ गया है ये। तो इसको लेकर के सरकार को कहीं ना कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छे डिसीजन लेने चाहिए, ताकि इस प्रकार के जो बढ़िया उद्योग हैं ये कहीं ना कहीं चलते रहें, इनकी ग्रोथ होती रहे, ताकि इकोनॉमी का पहिया भी चलता रहे बड़े आसानी से। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ बात की जा रही है टेनिस की, यानी कि स्पोर्ट्स की न्यूज़ है यहाँ पे ये। तो ये मैंने आपको बताया था कि सिंगल वुमेन, मैं आपको बता चुका हूँ कौन इसमें प्लेयर रही है विजेता, ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन की बात की जा रही है ये। और मैंने आपको बताया था डबल वुमेन में बताया था मैंने आपको, और डबल मैन भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ बात की जा रही है सिंगल मैन में। तो सिंगल मैन में सर्बिया के नोवाक जोकोविच हैं, ये इन्होंने जीत लिया है सिंगल मैन का खिताब। तो ये इनकी पिक्चर है यहाँ पे। तो अब मुझे आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए सिंगल मैन किसने जीता है। सिंगल मैन का तो मैंने आपको बता चुका हूँ यहाँ पे। डबल्स में आप मुझे बताइए, डबल्स में वुमेन में और मैन में किन किन ने जो जीता है ये खिताब फ्रेंच ओपन, उनके नाम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके बाद सिंगल वुमेन का भी मुझे आप नाम बताइए इसके अलावा कि वो किसने खिताब जीता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सिंगल मैन का यहाँ पे नोवाक जोकोविच है। तो अब इनकी जो नज़रें हैं वो हैं गोल्डन स्लैम पर। तो गोल्डन स्लैम क्या है? गोल्डन स्लैम ये होता है कि जो चारों ग्रैंड स्लैम है, यानी कि फ्रेंच, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, विंबलडन, यदि चारों को जीत जाता है तो उसको गोल्डन स्लैम का ये अवार्ड मिल जाता है। तो ये इसमें बात की गई है। तो इनकी नज़रें हैं, इनको जीतने पड़ेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया हो चुका है, अब ये फ्रेंच ओपन है, तो इनको ये भी पूरा ये इन्होंने एक इसमें जीत लिया है। तो इनकी नज़रें हैं गोल्डन स्लैम पर। तो देखते हैं आने वाले समय में किस प्रकार से चीज़ें निकल के आती हैं। प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। यह बात की जा रही है नाटो समिट। तो नाटो की समिट हो रही है यहाँ पे
ये बात की गई है। और ये है जो बाइडेन साहब, और ये है टर्की के प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है रेसेप तैयब एर्दोगन। तो ये बात की जा रही है। इम्पॉर्टेंट चीज़ इस यहाँ पे ये है कि नाटो का सदस्य है टर्की, ये आप जरूर याद रखिएगा, पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर। तो 2021 में ब्रसेल्स समिट हो रही है यहाँ पे, ये नाटो का हेडक्वार्टर ब्रसेल्स के अंदर। तो यहाँ पे समिट हो रही है 2021 के अंदर। 4 अप्रैल 1949 को नाटो को बनाया गया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। ये कहीं ना कहीं जो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था उसके बाद जो कोल्ड वॉर जैसी स्थिति हो गई थी उसको टैकल करने के लिए, यानी कहीं ना कहीं रशिया को टैकल करने के लिए इस प्रकार की एक ऑर्गेनाइजेशन निकल के आई। नाटो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे इसके 30 यूरोपियन मेंबर हैं और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ भी इसकी सदस्य हैं। ये इसके सदस्य देश हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन टर्की ज़रूर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो इसका अभी सम्मेलन चल रहा है, नाटो की समिट चल रही है बेल्जियम के अंदर, ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जल्द से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे नीचे कमेंट में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।